मैं छवि निगम, प्रवक्ता यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ, गृह विज्ञान की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 के पार्ट 12 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न रोगों की उत्पत्ति, प्रसार की विधि, लक्षण, रोग और उनके उपचारों के बारे में जानेंगे। आज हमारी चर्चा के बिंदु होंगे पुनरावलोकन, कीटों तथा एवं जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव जिसे फाइलेरिया भी कहते हैं, प्लेग और रेबीज। आइए पहले हम लोग पूर्व में पढ़े गए भाग 1 का पुनरावलोकन करते हैं। हमने पढ़ा था कि वायु द्वारा संवाहित होने वाले रोग क्षय रोग, चेचक तथा खसरा होता है, जो कि क्षय रोग अत्यंत दुर्बल, अत्यधिक परिश्रम करने वाले लोगों में अधिक होता है। चेचक रोग में फफोले जैसे दाने हो जाते हैं, परंतु वर्तमान में इस पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। साथ ही खसरा रोग में घमोरी जैसे लाल दाने होते हैं और इसमें हमको ठंड से बचाव करनी चाहिए, अन्यथा निमोनिया जैसा रोग होने की संभावना होती है। बच्चों, आज हम लोग कीटों द्वारा तथा जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। सभी कीट अथवा जंतु संक्रमण नहीं फैलाते हैं, केवल संक्रमित कीट और जंतु ही संक्रामक रोगों का प्रसार करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मलेरिया रोग की, जिसको कि आप सभी लोग इस रोग से परिचित हैं। ये रोग एक कोशिकीय जंतुजन्य रोगाणु प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा उत्पन्न होता है और इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके साथ ही ये उसके रोगाणुओं को भी रक्त के साथ में ले लेता है। परजीवी और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये उस परजीवी को उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छोड़ देता है, जिससे कि वो स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रसित हो जाता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मच्छर तथा मानव दोनों में मिलाकर के पूर्ण होता है। मलेरिया रोग की उद्भवन अवधि अर्थात मच्छर के काटने से लेकर लक्षण प्रकट होने तक की अवधि 9 से 12 दिन होती है। इस रोग में के लक्षण जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत तेज ठंड लग करके बुखार हो जाता है। इसके साथ ही बुखार एक एक दिन छोड़कर अथवा एक निश्चित क्रम में आता है, अर्थात एक एक दिन छोड़ के अथवा 2 दिन छोड़ करके भी आ सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन होता है, शरीर में दर्द होता है और साथ ही साथ में जब बुखार उतरता है तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इस रोग में कभी कभी स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त का वमन भी हो सकता है और साथ ही साथ में रोगी का जी मिचलाता है और कभी कभी उसको वॉमिटिंग या उल्टी भी हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आसपास के जो गंदे गड्ढे हों उनको भर देना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर गंदे कीचड़ युक्त पानी में ही अपने अंडे देते हैं। अगर कोई स्थान ऐसा है या जहाँ पर आप गड्ढे नहीं भरवा सकते हैं, वहाँ पर विसंक्रामकों जैसे कि डीडीटी, गैमेक्सिन या ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कर देना चाहिए। साथ ही इस रोग से बचाव के लिए मच्छररोधी सामग्री जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग तथा मैट, कॉइल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके उपचार हेतु रोगी को विश्राम करने देना चाहिए, परंतु ये विश्राम भी उसे मच्छरदानी में ही करना चाहिए, जिससे कि अन्य मच्छर उसके संक्रमित रक्त को लेकर के अन्य लोगों को काट करके संक्रमित ना कर सकें। इसके साथ ही रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए, जिससे कि वो
जैसे कि दलिया, खिचड़ी आदि दे सकते हैं, जिससे वो अच्छी तरह से सुपाच्य भोजन को अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट कर सके। साथ ही डॉक्टर से संपर्क करके मलेरिया नाशक औषधियाँ देनी चाहिए, जिससे कि ये परजीवी समाप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात ये रोगी भी स्वस्थ हो जाता है और साथ ही साथ में वो अन्य लोगों को भी संक्रमित नहीं करता है। नेक्स्ट है डेंगू। ये भी एक विषाणु जनित रोग है जो कि मादा एडिस इजिप्ट मच्छर से फैलता है। इस रोग में भी तेज ज्वर होता है, साथ ही साथ में रोगी को अत्यधिक दर्द होता है, अर्थात उसके शरीर में, मांसपेशियों में तथा बैक में काफ़ी पेन या दर्द रहता है। कभी-कभी रोगी को उल्टी और दस्त भी होने लगते हैं। जब ये इस रोगाणु का संक्रमण रोगी की लीवर में और साथ ही साथ में उसकी अस्थि मज्जा में होने लगता है, तो प्लेटलेट्स काफ़ी तेजी से कम होने लगती हैं और प्लेटलेट्स जब काफ़ी कम हो जाती हैं तो उसका प्रभाव ये होता है कि रोगी के नाक, कान व मुंह से रक्त आने लगता है। ये अवस्था में रोगी के लिए काफ़ी गंभीर होती है और कई बार रोगी ऐसी अवस्था में भी अगर पर्याप्त उपचार नहीं मिलता है तो रोगी कोमा में चला जाता है। इस रोग से बचाव के लिए हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि पूरी आस्तीन के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है और साफ पानी में अपने अंडे देता है, अतः हमको पूरी आस्तीन के वस्त्र पहन करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए तथा घर में भी मच्छर कम से कम स्थान उसको मिले काटने के लिए, इसलिए पूरे आस्तीन के वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही साथ में घर में घरेलू कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे नीम की पत्ती, कपूर आदि की धूनी दी जा सकती है। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नीम, गिलोय, तुलसी, आंवला आदि का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ जल का सेवन भी करना चाहिए, साथ ही स्वच्छ जल के बर्तनों को हमेशा ढककर रखना चाहिए, जिससे कि उसमें ये मच्छर अपने अंडे न दे सके। साथ ही रोज उसके पानी को भी बदल देना चाहिए। ये रोग मधुमेह, कुपोषण और अस्थमा के रोगियों के लिए अत्यंत घातक हो जाता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होती है और ऐसे में जब इनकी प्लेटलेट्स और भी कम हो जाती हैं तो कई बार इनकी स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। ये शब्द विदेशी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुड़ा हुआ। इसमें रोगी के जॉइंट्स में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है। इस रोग का कारक अल्फा परिवार के विषाणु होते हैं तथा ये रोग भी मादा एडीज मच्छर के द्वारा ही फैलता है। इस रोग की उद्भवन अवधि 3 से 7 दिन होती है, अर्थात मच्छर काटने से लक्षण प्रकट होने की अवधि 3 से 7 दिन होती है। ये उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जहां नमी अधिक होती है और मच्छर भी बहुतायत में होती है, वहां पर सबसे ज्यादा फैलता है। सबसे पहले इस रोग का पता तंजानिया में ही लगा था। आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो इससे मच्छर संक्रमित हो जाता है और वो संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उससे वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है और फिर कोई अन्य मच्छर जब उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वो पुनः संक्रमित हो जाता है। इस तरह से ये चक्र जो है वो मानव और मच्छर के बीच में पूर्ण होता रहता है। इस रोग के लक्षण हैं अचानक से तेज बुखार हो जाना, साथ साथ में जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है व सूजन आ जाती है। इसमें भी
रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, साथ साथ में बुखार होता है और इसके साथ साथ में उसकी मांसपेशियों में तथा आंखों के पिछले हिस्से में इतना दर्द होता है कि कई बार उसे प्रकाश से परेशानी होने लगती है, अर्थात वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। रोगी को बहुत अधिक कमजोरी हो जाती है। साथ ही में रोगी को चलने फिरने आदि में बहुत कष्ट होता है। इस रोग से बचाव के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें मच्छरों से बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ में रोगी को पर्याप्त विश्राम करने देना चाहिए, परंतु ये विश्राम मच्छरदानी में ही होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में रोगी को तरल आहार देना चाहिए और जिससे कि वो उनको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि रोगी को भोजन देख करके काफी मिचली जैसी या मतली जैसी महसूस होती है, अतः वो तरल आहारों को ग्रहण कर सकता है। रोग के ठीक होने के पश्चात भी कभी कभी गठिया जैसी स्थिति होती है, अतः उस समय रोगी को हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, जिससे कि उसको आराम मिलता है। बच्चों, नेक्स्ट है हाथी पांव या फाइलेरिया। ये भी रोग में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पैर हाथी के समान सूजे हुए मोटे होते हैं और ये एक कृमि के कारण होता है, जिसे हम फाइलेरिया कृमि के नाम से जानते हैं। ये कृमि अत्यंत पतला धागे के समान होता है और एक वयस्क कृमि लाखों की संख्या में छोटे छोटे कृमि को जन्म दे सकता है। ये कृमि ज्यादातर लिम्फ में रहता है, अर्थात तंत्रिका लसिका तंत्र में रहता है और ये लसिका तंत्र में रहने के कारण ये वहां पर ही अपना जीवन यापन करता है, स्वयं की वृद्धि करता है। कभी कभी ये वहीं पर जब ये लाखों की संख्या में हो जाते हैं तो ये वहीं पर मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये लसिका तंत्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पैरों में सूजन हो जाती है। इसमें रक्त के नमूने रात्रि में लिए जाते हैं, क्योंकि ये कृमि रात्रि के समय लसिका तंत्र से निकलकर रक्त में भ्रमण करता है। इसके साथ ही इसके लक्षण प्रारंभ में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे कृमि की संख्या असंख्य हो जाती है, वैसे वैसे लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अंगों में, उस संबंधित अंग में सूजन हो जाती है और साथ ही रोगी को ज्वर रहने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी उस अंग में लालपन आता जाता है और दर्द होने लगता है। इसके साथ ही धीरे धीरे करके रोगी की त्वचा कड़ी हो जाती है और धीरे धीरे करके विकृत होने लगती है और ये स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, अर्थात रोग असाध्य हो जाता है, क्योंकि त्वचा में एक बार ये परिवर्तन आने के पश्चात इसमें सुधार संभव नहीं होता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आप पैर की इस स्थिति को देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके पैर की स्थिति अत्यंत विकृत हो गई है। इस रोग से बचाव हेतु सबसे महत्वपूर्ण होता है मच्छरों से बचाव करना। मच्छरों से बचाव करने के लिए हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर रोधी क्रीम, मैट, कॉइल्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सामूहिक दवा का वितरण किया जाता है, जिसमें वर्ष के में एक बार सभी के रक्त के नमूने लिए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को डीईसी व एल्बेंडाजॉल की खुराक दी जाती है। जो व्यक्ति ज्यादा पीड़ित होते हैं उनको डॉक्टर के परामर्श से 2 सप्ताह तक भी डीईसी की खुराक दी जा सकती है। इस प्रकार से ये कृमि समाप्त हो जाते हैं और जब कृमि समाप्त हो जाते हैं तो वो
व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है प्लेग रोग। आइए अब हम लोग जंतुओं द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। ये रोग चूहे व पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है। इस रोग का कारक पॉस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु होता है। ये जीवाणु पिस्सुओं पर अपना जीवन यापन करता है और ये पिस्सू चूहे पर अपना जीवन यापन करते हैं। जब चूहा मर जाता है और इसे और अन्य चूहे नहीं मिलते हैं, तब ये मानव पर अपना संक्रमण फैलाता है। पिस्सू ज्यादातर अंधेरे कोने वाले स्थानों में रहते हैं, अतः ऐसे स्थानों में चूना आदि डाल देना चाहिए। ये रोग दो प्रकार का होता है। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग, जिसमें लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, जांघ और बगल के हिस्से में गिल्टियां निकल आती हैं। धीरे धीरे ये गिल्टियां पकने लगती हैं और साथ साथ में ये फूटती हैं और इससे विष पूरे शरीर में फैल जाता है और उसके बाद में रोगी की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग। इसमें रोगी के फेफड़े के ऊपर प्रभाव पड़ता है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके साथ ही साथ में उसको बलगम के साथ में रक्त आने लगता है। जब ये स्थिति आ जाती है तो ये स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है। इसके साथ ही कभी कभी इस गंभीर स्थिति में रोगी के मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग की उद्भवन अवधि वैसे तो 2 से 10 दिन होती है, पर कभी कभी कुछ लोगों में ये 15 दिन भी हो सकती है। इसके लक्षण हैं, रोगी को तीव्र ज्वर होता है और उसके साथ में ज्वर के साथ ही उसकी हृदय की गति धीरे धीरे करके कम होती जाती है, शिथिल होती जाती है। प्रारंभ में रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इस रोग की पहचान होने में काफी समय लग जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक रोग की पहचान होती है तब तक रोगी की स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। इस रोग से बचाव के लिए हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे चूहों का विनाश कर देना चाहिए। घर में कुत्ते बिल्ली आदि भी पाल सकते हैं, साथ में चूहा मार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि चूहे घर में प्रवेश ना कर सकें और पिस्सू तथा रोगाणु भी घर में प्रवेश ना कर सकें। रोगी का मल वमन आदि अत्यधिक संक्रमित होता है, अतः उसे इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए कि वो अन्य लोगों को संक्रमित ना कर सके। जिन इलाकों में प्लेग जैसा रोग फैला हुआ हो, वहां पर लोगों को अपना घर छोड़ करके दूर किसी इलाके में शिविरों में निवास करना चाहिए, जिससे कि रोगाणु और पिस्सू वहां तक ना पहुंच सकें और वे सुरक्षित रह सकें। साथ ही टीकाकरण करवा लेना चाहिए, जिससे कि रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही गिल्टियों की सिकाई करनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरह से मवाद पड़ गया है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस मवाद को निकाल देना चाहिए और उसके पश्चात यदि रोग की तीव्रता कम होने लगती है तो रोगी के बचने की संभावना भी अधिक हो जाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग जंतुओं या जानवरों के द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। ये रोग ज्यादातर संक्रमित कुत्ते, बिल्ली अथवा बंदर के काटने से होता है, जिसकी लार में रेबीज वायरस रहता है। और जब ये कुत्ता किसी भी व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति को जब ये काटता है तो उसकी लार उस व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आ जाती है और इससे ये रोगाणु जो है रोगी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाते हैं, रक्त तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी जगह पे कटा पिटा हो या कोई घाव हो और उस जगह पर इस तरीके का कोई कुत्ता अगर चाट भी लेता है तो भी उसका सलाइवा
उस व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आ जाता है और उससे भी रोगाणु उसके स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकते हैं। इस रोग की उद्भवन अवधि 6 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक हो सकती है, अर्थात रोग के लक्षण 2 वर्ष तक में कभी भी उभर सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। इस रोग से फैलने वाले रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोगाणु के माध्यम से जो रोग फैलता है उसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में का सब प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। रक्त के माध्यम से रोगाणु रोगी के मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि उसका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। रोगी भी पागल कुत्ते के समान व्यवहार करने लगता है, वो भौंकता है, वह अन्य लोगों पर काटने के लिए झपटता है। सबसे जो भयंकर लक्षण है वो है पानी से भय होना। रोगी को प्यास लगती है, वो पानी पीना भी चाहता है, परंतु जैसे ही उसके सामने पानी लाया जाता है वो उससे को देख करके चीखने लगता है और डरने लगता है। ये स्थिति रोगी के लिए सबसे ज्यादा गंभीर होती है। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए, रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए और साथ ही साथ में अगर इस तरीके का कोई जानवर जैसे कुत्ता आदि आपको दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल हों और जिसके मुंह से झाग के साथ में लार गिर रही हो और वो अकारण ही लोगों पर झपटता व काटने के लिए दौड़ता हो, तो उसकी सूचना नगर निगम को दे देनी चाहिए, जिससे कि नगर निगम वाले ऐसे कुत्तों को ले जाते हैं और फिर उन्हें समाप्त कर देते हैं, जिससे कि वो जानवर किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित ना कर सके। इस रोग के उपचार के हेतु सबसे पहला काम तो हमें करना चाहिए कि जानवर जिसने भी कुत्ते आदि ने जिसने भी काटा हो उस घाव को कम से कम 5 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह से रगड़ करके धोना चाहिए और साथ ही साथ में उसके ऊपर कार्बोलिक अम्ल, स्प्रिट, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण आदि लगा लेना चाहिए। साथ ही जो निकटतम अस्पताल हो वहां पर जाकर के रेबीज निरोधक इंजेक्शन लगवाने चाहिए। इसका कोर्स पूरा अवश्य करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की सुविधा निशुल्क उपलब्ध होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा था उसकी एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहला है मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। दूसरा है कि मादा एडीज मच्छर डेंगू जैसे रोग को फैलाता है। चिकनगुनिया विषाणु संक्रमित रोग है जिसमें रोगी के जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। हाथी पांव या फाइलेरिया कृमि जनित रोग होता है। इसके साथ ही चूहे और पिस्सू प्लेग जैसे खतरनाक संक्रामक रोग को फैलाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र को रैबीज जैसे रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। बच्चों, अब आपके सामने अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अपनी कॉपी में विस्तार से करेंगे। मलेरिया रोग का प्रसार कैसे होता है? डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग के लक्षणों व उपचार पर प्रकाश डालिए। हाथी पांव रोग में जांच हेतु रक्त का नमूना आधी रात में क्यों लिया जाता है? बच्चों, इसका कारण मैंने आपको स्पष्ट बताया था, क्योंकि ये रात में ये कृमि लसिका तंत्र से निकल करके रक्त में भ्रमण करता है, इसीलिए इसका नमूना रात में लिया जाता है। साथ में आप निम्न रोगों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। बच्चों, टिप्पणी में आपको वो सारी चीजें लिखनी होती हैं जो कि इस रोग के बारे में आप जानते हैं, जैसे रोग के कारक, वाहक, बचाव, उपचार, सावधानियां आदि सभी चीजों का वर्णन आप टिप्पणी के अंतर्गत करेंगे।
सभी छात्रों का आज की इस पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस पाठ के माध्यम से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ सूक्ति सुधा इस पाठ का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। छात्रों, सूक्ति सुधा यह शीर्षक है इस पाठ का। सूक्ति सुधा अर्थात मधुर अमृत वचन जो हमारे जीवन में काम आते हैं, अर्थात जिन वचनों का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, उन्हीं वचनों का संकलन इस पाठ में किया गया है। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब कई बार शास्त्र छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन एक वक्त एक समय पर एक ऐसा कोई वाक्य हमें छू जाता है जो हमारे समस्त जीवन को पूर्ण कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इस पाठ के माध्यम से आप सभी लोग सूक्ति अर्थात सुभाषित वचनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। तो आज का हम यह पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहले श्लोक का हम आदर्श वाचन प्रारंभ करेंगे। आदर्श वाचन सबसे प्रथम श्लोक हम जब देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषासु समस्त भाषाओं में, संसार की समस्त भाषाओं में। अब यहाँ एक पद ये उठाते हैं गीर्वाण भारती, जैसे कि पहले हम इसका जब अर्थ करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम सारे पदों को क्रम वाइज रखते जाएंगे। जैसे कि भाषासु, भाषासु। अब इसका अर्थ हो गया, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है जब तो अधिकरण कारक होता है तो वहां पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में। तो अर्थात तो समस्त भाषाओं में कौन सी भाषा? तो कहा गिर्वाण भारती। अब इसका हमें अर्थ जानना होगा कि गिर्वाण भारती का अर्थ क्या होता है। गिर्वाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भारती। अब यहां पर जाएंगे तो इसका अर्थ होता है संस्कृत। तो यह भाषा संसार की समस्त भाषाओं में, अर्थात तो समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा, इतना अर्थ हो गया। तो क्या है? मुख्या, पहला बात ये विशेषण दिए भाषा के। भाषा संसार की समस्त भाषाओं में गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य भाषा है। मुख्य भाषा क्यों है? क्योंकि संसार की समस्त भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा मानी जाती है, अर्थात सबसे प्राचीन भाषा है और समस्त भाषाओं में इस भाषा के शब्द ग्रहित किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। चाहे वो भारतीय भाषा हो अथवा कोई विदेशी भाषा हो, वहां पर संस्कृत भाषा के शब्द प्रायः देखने में आते हैं। अब मधुरा भाषा, संसार की समस्त भाषाओं में मधुरा भाषा अर्थात मधुर भाषा, जो बोलने में श्रुति कानों को अच्छी लगे, ऐसी भाषा कौन सी भाषा है? वह भी संस्कृत भाषा है। तो अब देखिए दिव्य भाषा कौन सी है? तो कहा कि दिव्य भाषा भी संस्कृत भाषा है। तो संसार की समस्त भाषाओं में मुख्य भाषा संस्कृत भाषा, संसार की समस्त भाषाओं में मधुर भाषा संस्कृत भाषा, संसार की समस्त भाषाओं में सबसे दिव्य भाषा वह भी संस्कृत भाषा है। क्यों? तो कहा कि तस्माद्धि काव्यम मधुरम, यह भाषा मधुर है, इसका काव्य भी मधुर है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, कहा कि उसका काव्य जो है वह उससे भी अधिक ज्यादा सुभाषित है, मधुर है। उसके वचनों को सीख करके व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ निकलता है। एक बार पुनः इसको ध्यान से रखें कि संसार की समस्त भाषाओं में सबसे मधुर भाषा, सबसे दिव्य भाषा, सबसे दिव्य भाषा जो है
वह संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से क्योंकि इसका जो काव्य है वह भी मधुर है और इसका जो सुभाषित वचन है वह भी अन्य भाषाओं से मधुर हैं और अपने जीवन में उतारने के योग्य हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ पूर्ण होता है। अब सबसे पहले ये ध्यान रखें कि श्लोक का अर्थ लिखते समय आपको संदर्भ जरूर लिखना है। जब संदर्भ आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के पद्य पीयूषम नामक पुस्तक में खंड में पद्य पीयूषम नामक खंड में सूक्ति सुधा नामक पाठ से संकलित है। ये आपका पूरे पाठ के जितने भी श्लोक हैं उनमें यही वाला जो संदर्भ है चलता रहेगा। अब हम आगे श्लोक में बढ़ते हैं। अब इसके प्रसंग पे बढ़ जाते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बतलाया गया है। इतना आपका प्रसंग हो जाएगा। अब आगे के श्लोक पर बढ़ते हैं। अब हम द्वितीय श्लोक पर बढ़ते हैं। श्लोक का आदर्श वाचन इस प्रकार से है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। यह पृथ्वी के, यहाँ पर इसका प्रसंग पहले जान लीजिए। संदर्भ वही चलेगा जो हमने पहले बताया कि पहले श्लोक में जो बता दिया वही वाला प्रसंग संदर्भ चलेगा। अब यहाँ पर प्रसंग इसका क्या है कि पृथ्वी पर 3 रत्नों के विषय में प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब वो 3 रत्न कौन कौन से हैं यह बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पहला रत्न जलम, दूसरा रत्न अन्नम, तीसरा सुभाषितम। तो 3 रत्न पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उन 3 रत्नों को प्राप्त करना जो विद्वान लोग होते हैं वो 3 रत्नों को प्राप्त करने में अपना समय लगाते हैं, अपना परिश्रम अर्जित करते हैं, खर्च करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अब यहाँ पर देखिए पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, यह बहुवचन है। कौन कौन से? जलम, जलम, दूसरा अन्नम। अब यहाँ पर क्या है कि संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि, जलम अन्नम, जलम अन्नम, और तीसरा है सुभाषितम। इस प्रकार से ये 3 रत्न हैं, 1, 2 और 3, यह पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक, जल का जिसका उपयोग हम अपने जीवन को जीने के लिए करते हैं, जिस जीवन में इसका उपयोग, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। अन्नम, अन्न के बिना भी हमारा जीवन व्यर्थ है। सुभाषितम, सुभाषितम भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण रत्न कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जीवन का, हमारे व्यवहार जो चलता है वो सुभाषित वचनों के आधार पर चलता है। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से व्यवहार में मधुर वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा उसके साथ संबंध खराब हो जाता है और हमारा आदर भी कोई नहीं करता है। अतः हमें अपने लोगों के साथ में कभी भी कटु वचनों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात सुभाषित वचनों का ही व्यवहार करना चाहिए। सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम, अर्थात जो सुंदर प्रकार से बोला जाए उसी को सुभाषित कहते हैं। तो हमारा सारा व्यवहार जब सुभाषित वचनों के माध्यम से होता है तो हमारा सभी लोग सम्मान करते हैं। तो अब देखिए द्वितीय लाइन पर आते हैं, द्वितीय पंक्ति पर। यह जो 3 रत्न हैं ये विद्वान लोग मानते हैं। अब द्वितीय पंक्ति पर आते हैं मूढ़ैः। मूढ़ैः का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख होता है, जिसे
सत्य क्या है असत्य क्या है ज्ञान नहीं है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है ये ज्ञान नहीं है, उसको अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति किसको रत्न समझता है? पाषाण खंडेषु, अर्थात पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझता है। कौन? मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होता है केवल पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझ करके अपने जीवन का संपूर्ण समय उन्हें अर्जित करने में लगा देता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का जो भाव है आपके जीवन में आपको उतारना चाहिए, अर्थात हमें केवल पत्थरों के टुकड़ों को रत्न मान करके उनको अर्जित करने में अपने जीवन के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें जल, अन्न और सुभाषित जब ये महत्वपूर्ण रत्न पहले से ही प्राप्त हैं तो हमें पत्थरों के टुकड़ों के सहारे अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह आपका दूसरा श्लोक पूर्ण होता है। इसकी व्याख्या आपको मैंने बताई। अब उसी प्रकार से संदर्भ में भी वही चल रहा है, पूर्ववत प्रसंग आपका बता देना है कि प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी पर 3 रत्नों के विषय में बताया गया है और मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न मान करके अपना व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से इसका ये संदर्भ और प्रसंग दोनों निश्चित हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब यहाँ पर इस जो हम अगला श्लोक बताएंगे तीसरा, उसमें क्या है कि मूर्ख व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करता है और एक विद्वान व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन का समय कैसे व्यतीत करता है, यह अंतर बताया गया है। तो सबसे पहले कहा है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अपने जीवन का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत करता है, अर्थात एक दूसरे से वह अपने मित्रों से जब मिलता है तो शास्त्रों की चर्चा करता है, अपने पढ़े हुए विषयों की चर्चा करता है और उन्हीं में उसका समय बीतता है। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपना समय, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह अपना समय निद्रा में व्यतीत करता है, व्यसनों में व्यतीत करता है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत करता है। अब इसका श्लोक पहले देख लीजिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, गच्छति धीमताम। इस प्रकार से ये पहली पंक्ति हो गई श्लोक की। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अर्थात धीमताम का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। जब यहाँ पर विद्वान, ये देखिए विद्वान व्यक्ति का समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य शास्त्रों का चिंतन करने में उसका समय व्यतीत होता है। जब वो अपने मित्रों से मिलता है तो काव्य शास्त्रों की बात करता है, अपने द्वारा पढ़े गए विषयों का चिंतन करता है, उनका मनन करता है और उन्हें स्मरण करने के लिए अपना समय व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से उसका काल व्यतीत होता है, गच्छति अर्थात व्यतीत होता है। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है उसका काल काव्य शास्त्र में व्यतीत होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका समय कैसे व्यतीत होता है, तब वह दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन च मूर्खाणाम। कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है, अब इसको मूर्ख पद को याद रखें, मूर्ख व्यक्ति का जो समय है वह व्यसन अर्थात गंदी आदतों में, गंदे कार्यों में, बुरे कार्यों में, जो समाज में अच्छे लोगों के द्वारा बताए गए निंदित कार्यों को करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। और निद्रया अर्थात इससे जो लड़ाई झगड़ा और बुरी आदतों से जो समय बचता है उसके बाद वो अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? निद्रा में व्यतीत करते हैं, अर्थात वो सोते रहते हैं। और उससे भी जो समय बचता है वह अपना समय कलह अर्थात लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं।
तो विद्वान और मूर्ख दोनों में यह अंतर है कि विद्वान अपना समय काव्य शास्त्र का चिंतन करने में व्यतीत करता है और मूर्ख व्यक्ति व्यसनों में, निद्रा में और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से मूर्ख और विद्वान व्यक्ति में अंतर समझ गया। अब आपको समझना है कि आपको मूर्ख बनना है अथवा विद्वान बनना है। तो यदि आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो आप अपना समय सोने में व्यतीत कर दीजिए, और यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप अपने समय का उपयोग अपने शास्त्रों के चिंतन में करना प्रारंभ करें, तभी आप अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका तृतीय श्लोक और उसकी व्याख्या संपन्न हुई। अब इसकी बहुत ही सरल व्याख्या आप लोग अपने माध्यम से संदर्भ पूर्वक है और प्रसंग में आप लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति में अंतर बताया गया है कि वह अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इसका प्रसंग हो जाता है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब चतुर्थ श्लोक पर आते हैं। चतुर्थ श्लोक कैसे है कि श्लोकस्तु श्लोकस्तु श्लोकताम याति, ऐसे करके आप उसका उच्चारण बड़ी बात है। संस्कृत में उच्चारण की शुद्धता का बड़ा महत्व होता है। जब तक हम अपने उच्चारण को ठीक प्रकार से नहीं उच्चारित करेंगे तब तक हम संस्कृत भाषा के अर्थ का सही ज्ञान नहीं कर पाएंगे। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, इस प्रकार से इसका पहला पद हो गया। यहाँ पर अनुष्टुप छंद चल रहे हैं, ये सारे जितने भी शब्द श्लोक हैं आपके ये अनुष्टुप छंदों में। तो श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, यत्र तिष्ठन्ति साधवः, साधवः कह रहे हैं कि श्लोक जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखता है, अर्थात हमें अपने जीवन के उद्देश्यों के विषय में एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे श्लोक होते हैं, अर्थात हमारी कीर्ति को फैलाते हैं। श्लोक अपनी कीर्ति को कब प्राप्त करता है? जहां पर साधवः, साधवः अर्थात जिनका स्वभाव सज्जन होता है, ऐसे लोग साधवः कहे जाते हैं। अर्थात ये बहुवचन है साधु शब्द का, साधु साधु साधव। तो इस प्रकार से जहां पर सज्जन पुरुष होते हैं वहां पर श्लोक अपनी श्लोकता को अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। ये बात याद रखें। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र, अर्थात जहां पर तिष्ठन्ति रहते हैं, स्थित होते हैं या बैठे होते हैं, कौन? साधवः, जहां पर साधु अर्थात सज्जन लोग होते हैं वहां पर श्लोक अपनी श्लोकता को प्राप्त होता है। अर्थात श्लोक का वास्तविक महत्व साधु लोगों के साथ में ही होता है, अर्थात सज्जन लोगों के साथ में होता है। परंतु जहां पर असाधु होते हैं वहां पर क्या होता है? तब अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि लकारो लुप्यते यत्र। लकार, लकार का अर्थ होता है ला वर्ण। प्रत्येक वर्ण के बाद संस्कृत भाषा में कार लगाने की परंपरा है। जैसे हम आ का कहना, आ हमें लिखना है तो इसके बाद हम अकार लिख देते हैं, ई कहना है तो इकार कह देते हैं। इस प्रकार से ला को कहना है तो लकार कहेंगे। अब यहां ध्यान रखें, लकारो लुप्यते, लुप्यते यत्र, इस प्रकार से जहां पर ला लुप्त हो जाता है, यानी श्लोक ये शब्द लिखा है, ठीक, और इस ला का लोप यदि हो जाए तो यहां पर क्या बचता है? शोक, ठीक है। तो लुप्यते, लकार जहां लुप्त होता है, तत्र, तत्र वहां पर, यत्र अर्थात वहां, तत्र वहां, तत्र तिष्ठन्ते, तिष्ठन्ते असाधवः, इस प्रकार से कहा असाधवः। यह आपका
दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ, यानी श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। जहाँ पर सज्जन पुरुष होते हैं वहाँ श्लोक अपनी कीर्ति को प्राप्त करता है, परंतु जहाँ पर असाधवः, अब याद रखिए दोनों शब्द हैं, साधु और असाधु, यानी सज्जन और दुर्जन जहाँ पर होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पर श्लोक अपनी श्लोकता अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है, जहाँ पर साधव अर्थात सज्जन पुरुष होते हैं। लेकिन जहाँ पर असाधु अर्थात दुर्जन पुरुष होते हैं वहाँ पर श्लोक शब्द का ला लुप्त हो जाता है, और जब ला लुप्त हो जाता है तो बचता क्या है, शोक। वहाँ पर केवल शोक ही रह जाता है, अर्थात श्लोक का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। श्लोक का अर्थ हमने बताया कि जब हमें अपने जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वो श्लोकों के माध्यम से, सुभाषित वचनों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, परंतु उसका महत्व सज्जनों के साथ में होता है, ना कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ में। अतः हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए, दुर्जनों की संगति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम संगति अच्छी करते हैं तो हमारे वैसे ही अच्छे गुणों का विकास होता है, और यदि हमारी संगति बुरी होती है तो हमारे अंदर दुर्गुणों का विकास होता है। तो हम अपने जीवन में अच्छे व्यक्तियों का साथ करें और अच्छे ज्ञान अर्जित करें, तथा अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार की उन्नति में अपने सद्गुणों के विकास के साथ पर्याप्त योगदान दें। यही इस श्लोक का संदेश है। जहाँ पर साधु हों, सज्जन हों, वहीं पर आप अपनी मित्रता स्थापित करें, वहीं पर आप जाएं। जहाँ पर दुर्जन लोग हों वहाँ से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। तो इस प्रकार से चतुर्थ श्लोक समाप्त होता है। अब पंचम श्लोक। अब यह पंचम श्लोक में समय की महत्वपूर्णता को बताया गया कि समय बीत जाने पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह निरर्थक होता है, और ऐसा कार्य करने वाले का भी अपमान होता है। क्यों? अब श्लोक में कहते हैं अप्राप्त कालम वचनम। अप्राप्त कालम वचनम, यदि चाहे साक्षात बृहस्पति ही क्यों न हो तो अप्राप्त कालम अपि कालम वचनम अपि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि। कहते हैं अप्राप्त कालम, जो समय बीत गया हो, यानी जिसका समय नहीं हुआ है, ऐसे समय पर कोई वचन यदि बोला जाता है तो उस वचन को चाहे देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बोले तो भी वह अपमान के भागी होते हैं। बृहस्पतिर रपि अब्रुवन, अर्थात जब समय बीत जाता है तो यदि कोई बात बृहस्पति भी आकर कहें तो वह अपमान के भागी होते हैं, क्योंकि प्राप्नुयात् बुद्धवज्ञानम अपमानंच शाश्वतम, अर्थात निरंतर अपमान के भागी होते हैं। इसलिए जब समय बीत जाए तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह कार्य समय पर, निश्चित समय पर नहीं किया जाता है तो उस कार्य की सार्थकता एकदम निरर्थक हो जाती है। अतः हमें सही समय पर सही कार्य को करना चाहिए, अर्थात उसका संपादन करना चाहिए। जैसे हम विद्यार्थी गणों से ही अपेक्षा करते हैं कि वह अपना कार्य समय पर पूर्ण करें। यदि हम समय पर अपना कार्य नहीं पूर्ण करेंगे तो परीक्षा के समय पर हमारी हानि होगी। अतः अपना समय एकदम सदुपयोग करें। उसका समय का जो दुरुपयोग करता है उसका समय कभी आदर नहीं करता है। अतः यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी समय का अपमान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पंचम
श्लोक हो गए आपकी इस पाठशाला में। एक तो कहाँ से शुरू किया हमने, भाषासु मुख्यम मधुरा से अप्राप्त कालम वचनम तक। अब हम इस पाठ में आपको कुछ गृह कार्य देना चाहते हैं। गृह कार्य में सबसे पहला प्रश्न आपसे हम जब पूछेंगे तो आपको बताना होगा कि कस्याह काव्यम मधुरम अस्ति, कस्याह काव्यम मधुरम अस्ति, अर्थात किस भाषा का काव्य मधुर है। जैसा कि हमने अभी पढ़ाया था कि किस भाषा का काव्य मधुर है, ये प्रश्न हो गया पहला। अब द्वितीय प्रश्न है कि पृथिव्याम तानि त्रीणि रत्नानि, हम पूछ रहे हैं आपसे त्रीणि रत्नानि, रत्नानि कानि सन्ति, कानि सन्ति। इस प्रकार से ये द्वितीय प्रश्न आपके मध्य में है, यानी आपको बताना है कि तीन रत्न कौन कौन से हैं। आपने श्लोक पढ़ा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके उत्तर को भी लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या को ही उत्तर बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि धीमतां कालः कथं गच्छति, धीमतां कालः कथं गच्छति, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है, यह आपको बताना है। आपने श्लोक पढ़ा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। इस प्रकार से आपका यह तीसरा प्रश्न हो गया, तृतीय प्रश्न हो गया। अब चतुर्थ प्रश्न आपके लिए है कि मूर्ख व्यक्तियों का समय कैसे व्यतीत होता है। मूर्खाणाम कालः कथम व्यतीतः कथम गच्छति। अब ये चौथा प्रश्न हो गया कि मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है, वो अपने समय को किस प्रकार व्यतीत करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, वो रत्न संज्ञा में था। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, अर्थात इस श्लोक को जब याद करेंगे, उसकी व्याख्या को याद करेंगे, तब आप इसके प्रश्न को के उत्तर को भली भांति आप इसका उत्तर दे सकेंगे। अंतिम प्रश्न है आपके लिए पांचवा। इसमें आपको यह बताना है कि लकारः, जहाँ आपने अंतिम श्लोक पढ़ा कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र साधवः तिष्ठन्ति, श्लोकता श्लोक श्लोकताम श्लोकः श्लोकताम कदा कदा याति, अर्थात श्लोक अपनी श्लोकता को कब प्राप्त होता है। आपने उसका श्लोक पढ़ा कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। इस प्रकार से आपका यह पाठ पूर्ण होता है। अगला भाग अगले कक्षा में। धन्यवाद।